सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डाइट 2 to 20। आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चालू है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन मतलब होता क्या है। ओके, उसके बाद जहाँ पे हम लाइट कंसिडर करेंगे। एक लाइट कंसिडर करने के बाद कंट्रोलर लाइट क्या होता है, उसके बाद पोलराइड्स क्या होता है, पोलराइजेशन एक्सिस, पोलराइजेशन लाइट, ये क्या होता है इस बेसिक फिनोमिना में देख लेंगे। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में पोलराइजेशन मतलब क्या होता है वो यहाँ पर बेसिक टर्म में देखेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म में, उस बेसिक टर्म में से मतलब मेरे ख्याल से 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो वो भी एक एक टर्म यहाँ पर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे हम पोलराइजेशन मतलब होता क्या है। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि एक जो लाइट है, ठीक है, एक लाइट है, यहाँ पर देखो अनपोलराइज लाइट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई बल्ब है, उस बल्ब को मैं क्या करूंगा, ग्लो करूंगा। ग्लो करने के बाद वहां पे क्या हो रहा है कि एक अनपोलराइज लाइट कंसिडर करना है देखो। ठीक है, वहां पर अनपोलराइज कंसिडर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक एक्सिस कंसिडर करेंगे। उस एक्सिस को क्या बोला है, अनपोलराइज लाइट। मतलब यहाँ पर जो एक्सिस है, ये जो प्लेन दिख रहा है अपने को, इस प्लेन को क्या बोलना है अपने को, अनपोलराइज लाइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी सो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मतलब ये स्प्रेड हो जाएंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। पर्टिकुलर एक एक्सिस तो नहीं लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा होल कंसिडर करेंगे। और होल कंसिडर करने के बाद क्या होता है कि सिंगल लाइंस, एक सिंगल लाइंस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब इसके सारे एक्सिस मतलब सारे डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो रही है। उसके बाद यहाँ से जैसे ट्रांसफर हो गई तो यहाँ पर सिंगल बीम मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, सिंगल बीम। उसके बाद सिंगल बीम होने के बाद हम क्या करेंगे, ये लाइट इस डायरेक्शन में यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद हम एक पोलराइजेशन एक्सिस लेके आएंगे। ओके, पोलराइजेशन एक्सिस यहाँ पर अपन कंसिडर करेंगे। मान लेते पोलराइजेशन एक्सिस अपने यह वाला एक्सिस अगर कंसिडर किया तो इसी एक्सिस में ट्रांसफर होंगे वो पूरे के पूरे लाइट के पार्टिकल्स। ठीक है, यहां से पूरे के पूरे लाइट के पार्टिकल ट्रांसफर करेंगे। मतलब यहां से एक सिंगल अपन एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, वहां पे नाइफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं एक छोटी सी प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब छोटी सी यहाँ पे ऐसे एक प्लेट, मतलब जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल को क्या बोलेंगे अपन, पोलराइड्स। ओके, उस सर्कल को क्या बोलेंगे, पोलराइड। और पोलराइड में से मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे छोटा सा इसका टुकड़ा ले लिया। ठीक है, टुकड़ा बाहर निकालने के बाद जैसे यहाँ पर सिंगल अनपोलराइज्ड लाइट था, पूरा का पूरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये छोटा सा ही एक लाइन जैसे यहाँ से अपने को ट्रांसफर में हो जाएगी। और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर ABCD ये क्या है, यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर स्क्रीन है, ऐसे बोल सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा लाइट यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अपने को क्या मिल जाएगा, पोलराइज्ड लाइट। तो मुझे बताओ यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट और अनपोलर लाइट, मतलब यहाँ से आ रहा है अनपोलर लाइट, उसके बाद इस स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर गया तो यहाँ पर एक अनपोलर लाइट कंसीडर करेंगे अपन। अनपोलर लाइट यहाँ से आ गया तो यहाँ से अपन एक सिंगल स्लिट मतलब यहाँ से छोटा सा होल भी कंसीडर कर सकते हैं। इस सिंगल होल की वजह से यहाँ से एक ही लाइन अपने को मिल जाएगी। ओके, इस एक लाइन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोलराइज्ड लाइट लगाएंगे। और पोलराइज्ड लगाने के बाद यहाँ पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इसमें स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी। और ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ABCD, यहाँ पर क्या दिया है, स्क्रीन दिया है। और स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा लाइट इंसिडेंट हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोलराइड्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक टर्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है अनपोलराइज्ड लाइट मतलब होता क्या है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब होता क्या है, मतलब क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब द लाइट वेव कंसिस्टिंग वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विच आर परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल सकते हो ये जो लाइट है इसके ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रहे हैं। ओके, या फिर वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब यहां से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट प्रोपोगेट हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्या बोलेंगे अपन, लाइट वेव। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करना है तो अपने को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है, यहाँ पे द लाइट वेव कंसिस्टिंग वाइब्रेशन
of electric field in all possible direction which are perpendicular to the direction of the propagation, मतलब इसके propagate मतलब जो हमारे पास लाइट प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर में होंगी। तो इस लाइट को क्या बोल सकते हैं अपन, अनपोलराइज्ड लाइट भी हो सकते हैं, यहाँ पर इसको ऑर्डिनरी लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव इन अ पर्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर जो पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है अपने को, सो इसको यहाँ पर एक प्लेन के फॉर्मेट में मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, सो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, द प्लेन मतलब उस जो हमारे पास यहाँ पर प्लेन मिल रहा है उस प्लेन के ऊपर वाइब्रेशन ऑफ लाइट हो रही है। ठीक है, हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर में ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टेक्स प्लेस इन, मतलब जहां पर प्लेन है प्लेन के ऊपर वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उस प्लेन को बोलेंगे अपन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन विच देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ पोलराइजेशन लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पर जो हम प्लेन के ऊपर वाइब्रेशन मिल रहे हैं मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर में मिलेंगे। ओके, प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कितना 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन है और ये जो वाइब्रेशन हो रहा है अपने को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पोलराइजर। पोलराइजर मतलब क्या होता है, a device which convert unpolarized light into polarized, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मुझे पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अपने को पोलराइजर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइजर। एनालाइजर का काम क्या होता है, द पोलराइजर अलोन कैन नॉट मेक रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या होता है कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे, ओके, सो कभी कभी क्या होता है कुछ पार्टिकल्स पूरे टोटली कन्वर्ट नहीं होते हैं पोलराइज्ड लाइट में। ओके, उसके लिए हमको यहाँ पर एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, एनालाइजर। ओके, सो एनालाइजर सर्च ऑफ क्रिस्टल यूज्ड टू एनालाइज द नेचर ऑफ लाइट। ओके, मतलब हम यहाँ पर अगर एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एनालाइजर यूज करेंगे। ठीक है, मतलब टोटली कन्वर्ट करना है तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन। ठीक है, सो ये पोलराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया वैसे मानता हूं मैं। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मोलस। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर एक मार्क के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल या फिर कभी कभी क्या बोलते हैं एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ पर, इस जो हमारे पास फाइनल फार्मूला आएगा उसके ऊपर। ठीक है, सो लॉ ऑफ मोलस क्या होता है, व्हेन द कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, हम एनालाइजर के ऊपर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्ज्ड लाइट वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजेशन एंड पोलराइजेशन। मतलब वहां पे जो वेरीज हो रही है, ओके, मतलब जो हमारे पास इंटेंसिटी वेरीज हो रही वो किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द दैट एंगल। हम उस एंगल को कोसाइन एंगल कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पर कोसाइन एंगल क्यों कंसीडर करेंगे देखते हैं हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ क्या बोलता है यहाँ पर कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है, ओके, इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ पर cos थीटा इसके बराबर होती है, इसके स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये कैसे आता है, देखो यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इसको थीटा बना दिया, एक्चुअल में ये जो डायग्राम है मैंने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, जैसे पहले स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था ऐसे वाला डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में हमने प्लेन ऑफ पोलराइजर कंसीडर किया था और प्लेन ऑफ एनालाइजर कंसीडर कर दिया था। ओके, अभी इसको मैंने ऐसे बना दिया। मानते हैं यहाँ पर अगर थीटा बना दिया तो थीटा बनाने के बाद यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आता है, ए cos थीटा। ओके, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेंगे इसको बोलेंगे यहाँ पे ए साइन थीटा। ठीक है, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे अपन, ए साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको इसको ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन करेंगे,
ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पर बन जाएगा अपने को एक एनालाइजर का फॉर्मेट, ठीक है। सो ऐसे बनेगा यहाँ पर एनालाइजर। एनालाइजर बनने के बाद जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होती है, ए कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसके ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। जो हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। आई नॉट क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बोलेंगे हम यहाँ पे इसको आई नॉट को, ओके। और आई नॉट बराबर कितना होता है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी यहाँ पर इसको वहां पे पुट कर देंगे अपन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाना है अपने को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मानते अपन इसको 1 लिए, ठीक है। सो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आई नॉट को हटा देना है, तो यहाँ पर बनेगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कि जो हमारे पास मतलब जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाती है, ठीक है। यही है हमारे पास मॉलुस लॉ, इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज द लॉ ऑफ मॉलुस, ठीक है। सो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन, मॉलुस लॉ, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि सीधा बोल देता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 देना है, ओके। कभी कभी 30 लेने को बोल सकता है, कभी कभी 45, ओके। तो ऐसे डिफरेंट वैल्यू के लिए अपने को यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इंटेंसिटी कौन सी है हमारे पास, जब हम एक एनालाइजर से एक पास करेंगे अनपोलराइज लाइट पास होने के बाद यहाँ पर जो इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, ठीक है। मानते हैं जैसे मेरे पास एक एनालाइजर है ये वाला, यहां से मैंने क्या किया, लाइट को ऑन किया, लाइट को ऑन करने के बाद ये पूरी की पूरी इंटेंसिटी इसके बाद निकलेगी क्या, नहीं, ओके। इसके बाद पूरी की पूरी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। मानते हैं मेरे पास ये जो डस्टर है इसको अपन एनालाइजर बोल सकते हैं, इसके ऊपर कुछ लाइट इंसिडेंट किया, सो ऑटोमेटिकली लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के बाहर अपने को कुछ भी लाइट निकलेगा, ओके। मतलब कुछ परसेंट तो मिल सकता है, तो वो कितना परसेंट यहाँ पर बाहर निकलता है वो इस फार्मूले का यूज करके अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो इस फार्मूले को क्या बोलेंगे अपन, मॉलुस लॉ। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये कैसा है, डायरेक्टली यहाँ पर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो अपन इंटेंसिटी इंसिडेंट करेंगे, ओके। और आई क्या है यहाँ पर, जो हमको बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो कि जो इंटेंसिटी है यहाँ पर, जैसे इसको लाइट को ऑन करेंगे, सो इस डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा, आई नॉट, ओके। और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ओनली आई। तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी बाहर निकल रही है वो इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे पास मॉलुस लॉ, बाकी कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पार्ट मतलब जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है। ब्रेविस्टर लॉ क्या होता है, व्हेन द ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट, मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट को क्या बोल सकते हैं अपन, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम इंसिडेंट करेंगे एक लाइट के ऊपर, मतलब जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसके ऊपर, ठीक है। एट पोलराइजिंग एंगल, एक एंगल कंसिडर करेंगे पोलराइजिंग, ओके। द फ्रैक्शन या फिर द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। मतलब एक एंगल कंसिडर करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टैन आई पी, ओके। टैन आई पी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पोलराइजिंग एंगल अपन कंसिडर करेंगे पी, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू किसके बाद, ब्रेविस्टर लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसको प्रूव करने को भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना 3 मार्क के लिए ब्रेविस्टर लॉ को, ठीक है। एक बार पूछ भी सकता है इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम को ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको, कि एक जो ऑर्डिनरी लाइट है वो एक पोलराइजिंग एंगल पे ऊपर इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट करने के बाद
कुछ पोर्शन मतलब पार्शियली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और कुछ पोर्शन मतलब जो रिफ्लेक्टेड में चला जाएगा। ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड हो रहा है उसको भी क्या बोलेंगे अपन, पोलराइज लाइट। और उसके बाद रिफ्रैक्टेड मतलब जो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, पार्शियली पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, सो हम फिगर को कंसीडर करेंगे। फिगर के कंसीडर करने के बाद मैं एक शॉर्टकट में ऐसे छोटा सा यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल दिया है, इसके ऊपर इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट करने के बाद इस एंगल को क्या बोला है, आई इक्वल टू पी दिया है, मतलब पोलराइजिंग एंगल दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर कंसिडर कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल भी हो जाएगा यहाँ पर सिंपल आर। ठीक है, एक एंगल तो दिया है आर डैश। ओके, जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है वो, और जो रिफ्रैक्टेड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल आर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द फिगर, यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इसको प्रूफ बोलेंगे अपन, फ्रॉम द फिगर। ठीक है, फिगर को कंसीडर करेंगे अपन, एंगल आर अगर कंसीडर किया मैंने, एंगल आर डैश। ठीक है, ये जो एंगल आर है मतलब यहां से लेके यहां तक को कंसीडर कर दिया। उसके बाद हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, इस एंगल को नाम क्या दिया है, सी बी डी। ओके, सी बी और यहाँ पर डी दिया है, तो सी बी डी एक एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल सी बी डी। ओके, ये यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सी बी डी कंसिडर कर दिया। सी बी डी कंसिडर करने के बाद हम एक और एंगल कंसिडर करेंगे, यहाँ पर कौन सा, आर। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल आर एंगल कंसिडर करेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस में कितना होगा, यहाँ पर डी इसको नाम देंगे अपन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये वाला भी और ये वाला, ये तीनों एंगल, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है ना। ठीक है, सो इसको इक्वल टू कितना बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे। ठीक है, 180 डिग्री मानेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एंगल आर डैश, एंगल आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, मतलब जो आई एंगल है। ठीक है, मतलब आर डैश किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, मतलब इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्शन लाइट उसके बीच में क्या 90 का एंगल बन रहा है, तो जितना यहाँ पर इंसिडेंट हो जाएगा उतना ही वहां पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो आर डैश को अपन पोलराइजिंग एंगल बोल सकते हैं, तो इसको नाम दिया मैंने पी, प्लस एंगल सीबीडी। एंगल सीबीडी कितने का दिया, यहाँ पे 90 का दिया, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। ओके, प्लस एंगल आर लेना है। ओके, एंगल आर को सिंपल मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर पी को क्या बोला है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर आर डैश। ठीक है, आर इक्वल टू आर डैश। ठीक है, सो आर डैश इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे पी, ऐसे भी मान सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पी माना। उसके बाद पी प्लस आर कितना होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे P प्लस आर, ये 90 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इसमें एंगल आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, सो यहाँ पर R की वैल्यू निकालना है, तो R इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस P बन जाएगा। ठीक है, सो ये एंगल क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंगल कितना आ गया 90 डिग्री माइनस P आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, बाय स्नेल्स लॉ लिख लेना यहाँ पे, बाय स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ क्या होता है यहाँ पे, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू साइन क्या बन रहा है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आई आर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन आई को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे साइन, यहाँ पर क्या लिख सकते हो साइन पी। ओके, और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री, साइन 90 माइनस पी, ये बन जाएगा साइन पी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बनेगा साइन 90 माइनस पी। साइन 90 माइनस पी कितना होता है कॉस पी, तो यहाँ पर साइन पी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा cos p। ओके, सो साइन डिवाइडेड बाय cos क्या होता है tan p। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे अपन tan p, और μ1 डिवाइडेड बाय μ2 इसको एज इट इज लिखेंगे, सो μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बनेगा μ1। मुझे tan की वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर μ1। ठीक है, सो यही है हमारे पास यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन पोलराइजिंग एंगल। तो पोलराइजिंग एंगल मतलब क्या होता है, यहाँ पर इतना आ रहा था tan इनवर्स इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ऐसे बनेगा इसका फार्मूला। यही है हमारे पास ब्रेविस्टर लॉ। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक कंसेप्ट आता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ओके, और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग वो कैसे होता है, देखो व्हेन द सनलाइट स्ट्राइक्स, मतलब एक सनलाइट अपन कंसीडर करेंगे,
सनलाइट इज स्ट्राइक्स ऑन एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपन स्ट्राइक करेंगे एज अ डस्ट, मतलब उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे अपन, डस्ट पार्टिकल बोलेंगे। डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या करेंगे अपन, सनलाइट को इंसिडेंट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर, इट चेंजेस इज डायरेक्शन, मतलब वहां पर जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे हमारे पास रेनबो क्रिएट होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, मतलब या फिर सन ड्रॉप्स कंसीडर, या फिर लाइट वाटर मॉलिक्यूल। टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ओके, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अगर कोई एयर मॉलिक्यूल कंसीडर किया, एयर मॉलिक्यूल में मतलब मानते हैं वाटर ड्रॉपलेट। ओके, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर क्या किया, सनलाइट को इंसिडेंट किया, तो सनलाइट में इंसिडेंट करने के बाद वहां पर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, और डायरेक्शन चेंज मतलब यहाँ से सीधा वेव्स इधर आ रही है, और उस सनलाइट ड्रॉप में चले जाने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, और इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे अपन, स्कैटरिंग बोलेंगे। ओके, जैसे हमारे पास रेनबो फॉर्म होता है, उसी का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग होता है। ठीक है, सो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हमारे पास जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है। हम चलते हैं फिर थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट पे क्या पढ़ेंगे अपन, इंटरफेरेंस, और थर्ड पार्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारे फेनोमेना उस थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।